बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। 2 मैंने आपके साथ इम्पॉर्टेंट ट्वीट्स शेयर करने हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको डिस्कस करना है, और फिर मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना है कि आज़म सवाती को इमरान खान ने गिरफ़्तार करवाया। सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम और आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने वो बताया नहीं है कि जी उसमें। भाई मैंने बताया है, किसी एक वीडियो में अगर नहीं बताया तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने 200 बिस्तर देने हैं। पर बिस्तर कोई 3500 रुपये का है। हमने 200 आटे के थैले देने हैं जिसमें एक थैला 1500 रुपये का है, और इसी तरीके से 200 हमने फूड के यानी राशन के पैक देने हैं जिसमें एक एवरेज जो है वो 3000 का है। और ये इंशाअल्लाह हमने 20 तक देने हैं, जिसमें आज आप ये 12 तारीख़ है और 20 दिसंबर तक हमने इंशाअल्लाह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है। भाई ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप रब्ता कीजिए। सबसे पहले मैं 2 ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है मराकश की एक बहुत बड़ी फ़तह, बहुत बड़ी विक्ट्री, पुर्तगाल को हरा के वो सेमीफ़ाइनल में पहुंच गया, और बहुत बड़ी बात है भाई। और रोनाल्डो रोता हुआ बाहर गया ग्राउंड से, ये भी लोगों ने देखा। उसके बाद हमने देखा असद उमर साहब, जिनको कहा जाता है, ये ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा सही इत्मीनान से, जिनको कहा जाता है आम तौर पे उनके बारे में, और हम पिछले को 10 सालों से सुन रहे हैं कि असद उमर तहरीक इंसाफ का दिमाग है। ये लफ्ज़, ये जुमला याद रखिएगा। असद उमर साहब जनाब एक ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख़ में पहली दफ़ा कोई मुसलमान मुल्क सेमीफ़ाइनल तक पहुँचा है। मुबारकबाद मराकश। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ? खान साहब वन एंड द ओनली जनाब अजीम लीडर आलम इस्लाम के, वो कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने असद उमर की ट्वीट देखी, उन्होंने कहा ये तो हमारा दिमाग है, ठीक है ना। उन्होंने कहा जनाब फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये खान साहब, इमरान खान साहब, फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए पुर्तगाल से जीतने पर मराकश को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली मरतबा एक अरब, अफ्रीकी और मुस्लिम टीम किसी फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल तक पहुँची है। मैं सेमीफ़ाइनल और इससे अगले मरले में उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ, ये खान साहब ने कहा। अच्छा, दोनों ने माशाअल्लाह जहमत गवारा नहीं की कि थोड़ी सी तहकीक भी कर लेते कि भाई तुर्की पहले 2002 में पहुँच चुका है सेमीफ़ाइनल में। अच्छा, फिर अब मैं हैरान हूँ किसी को ये भी वो नहीं हुई। नीचे जो यूथिये थे वो उसी तरीके से हज़ारों की तादाद में रीट्वीट्स और लाइक्स करते रहे। अलबत्ता लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि जिस तरह से आपको मईशत का कोई पता नहीं है, टक्का पता कोई नहीं है, इसी तरीके से आपको खेल का भी कोई पता नहीं है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, बंदा गूगल कर लेता है यार, बंदा को थोड़ा बहुत रिसर्च करे। खान साहब की तो वैसे ही आदत है, खान साहब को तो वैसे ही वो कभी रविंद्रनाथ टैगोर का कौल जो है ना वो खलील जबरान के मत्थे मार देते हैं। वो शब बरात गुजर जाती है तो उस वक़्त दुआओं का अपील करते हैं। वो किसी गैर मारूफ के शायर की नज़म वो अल्लामा इकबाल के मत्थे मार देते हैं। तो जब जापान और जर्मनी की सरहदें मिला देते हैं, 12 मौसम कह देते हैं, वो तो बहुत सारी इस तरह की करते रहते हैं खान साहब। लेकिन असद उमर साहब भी इसी तरीके से, और वो कहते हैं कि वो ये तहरीक इंसाफ का दिमाग है। हमें तो ये कहा गया ना, यानी इतना भी नहीं कि कोई तहकीक कर लो यार कोई। और नीचे यूथ ये धड़ाधड़ जो है ना लाइक कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के दिमाग की हालत है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए माज़रत के साथ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग का ये हाल हो, बाकी उसके दिल का, हाथों का, आँखों का, कानों का, बाकी बॉडी का क्या हाल होगा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब ज़फ़र नकवी अगर कहे कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, फिर मेरे दोस्त को नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं सर आप देखें ना, आप इस तरह की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं गलत कहता हूँ कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है? ईमान बाला दिमाग से फारिग है। उन्होंने भी अंधाधुंध वही ट्वीट्स, रीट्वीट्स, लाइक्स वगैरह करना शुरू कर दिए। ये तो बाद में लोगों ने जब वो कहा, उन्होंने कहा जी ये तो तुर्की खेल चुका है ऑलरेडी
सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है तुर्की फीफा वर्ल्ड कप में, और वो मुस्लिम मुल्क था, आपने कहा कि पहला मुस्लिम मुल्क है। खैर आ जाए जनाब, खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खान साहब ने, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लंबी चौड़ी, वो आपको पता है जिस तरह से मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मेरे इस तरह की आदत नहीं है, लेकिन अब मसला ये है कि क्या कहें, उसको क्या नाम दूँ मैं। खान साहब जिस तरह से चवल मारते रहते हैं, चलो मैं मुबैना चवल कह देता हूँ, तो वो जिस तरीके से बात करते रहते हैं, एक दो बातें ना उन्होंने, एक तो अब उन बेचारों को ना ये नहीं मिल रहा, वो सहूलत नहीं मिल रही जनरल बाजवा वाली, ठीक है ना। अब जनरल बाजवा चुप कर जाते थे, ये उनको गालियाँ, नंगी गालियाँ, गद्दार, यजीद, फ़िरौन, पता नहीं क्या क्या, मीर जाफ़र, मीर सादिक, पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, और मैं अब जानवर, पता नहीं क्या क्या। अब वो वाली सूरत हाल है नहीं। वो अंदर की इनके हलकों से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अलर्ट कर दिए, भाई अब ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि जूते पड़ जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, इदारा बहुत सेंसिटिव इस मामले में, और सारा कुछ। तो खान साहब ने जनाब फिर से उनको कहते हैं कि मैं सुना है, अब आप उनका शातरानापन देखें, आप उनका खान साहब की चालाकी देखें कि खान साहब फरमा रहे हैं कि सुना है जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, हाफिज़ कुरान हैं, और वो अम्र बिल मारूफ के साथ ही रहेंगे, और वो अम्र बिल मारूफ का साथ देंगे, ठीक है। सुना है मैंने, ये ऐसे ही बात हो रही है जैसे आप बिल्कुल उन्हें ना जानते हो। खान साहब वो आपको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और आप उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको भूल गया है किसी वजह से, या आप नहीं याद करना चाहते, तो खान साहब मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं कि जिन्होंने आपको पिंकी पीरनी की चोरी पकड़ के दी थी, कि ये पिंकी पीरनी मलिक रियाज से हीरों के हार ले रही है, और सर ये आपके ओहदे के लिए अच्छी बात नहीं है, ये आपके वकार के लिए गलत बात है। तो आपने उन्हें 8 महीने अभी हुए थे कि अलग करवा दिया, वापस भिजवा ISI की अपना DG शिप से, ठीक है ना। उन्होंने ISI के DG थे, उनको आपने रिमूव करवा दिया। ये वही आसिम मुनीर साहब हैं सर कि जब आप ईरान में चवल मार रहे थे, तो उन्होंने एक चिट पे लिख के आपके एक पार्टी रहनुमा को दिया था कि वज़ीर आज़म साहब को बोलें कि दियार गैर में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चवलें ना मारें, ठीक है। और फिर आपको वो चिट दिया गया, आप माइंड कर गए वहाँ पर भी। ये वही आसिम मुनीर, मैं याद करा रहा हूँ ना सर कि आप कह रहे हैं सुना है, बहुत अच्छे आदमी हैं, सुना नहीं, आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। ये वही तो हैं, अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, जो आपको कहा करते थे कि अपोजिशन के साथ ना अपोजिशन को एंगेज करें, अपोजिशन को एंगेज करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, इसी में बेहतरी है। ये वही आसिम मुनीर हैं सर, ये वही आसिम मुनीर हैं जिनको आप कहा करते थे कि अपोजिशन, जब वो DGI थे, कि अपोजिशन वालों को फांसी पे चढ़ा दो। वो कहते हैं सर मैं फांसी नहीं चढ़ा सकता, आपने अगर फांसी पे चढ़वाना है, उनको सूली पे चढ़वाना है, तो आपके पास पुलिस भी है, FIA भी है। याद आ गया सर। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आपके एक अपने मुझे मुशीर ने बताया है कि जनाब ये वही आसिम मुनीर साहब हैं कि जब कैबिनेट की मीटिंग थी, या जो भी बड़ी को मीटिंग थी, तो उसमें जनाब बहुत सारे लोग बैठे थे, और बहुत सारे कैबिनेट के मेंबर भी बैठे थे, वज़ीर आज़म साहब सदारत कर रहे थे, आर्मी चीफ भी थे उसमें, उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब DGI थे, ये भी शरीक थे। तो इतना खान साहब ने जोर दिया कि जी आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, आप मेरे साथ ये नहीं कर रहे, तो आप अपोजिशन को कुछ नहीं कह रहे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने गुस्से में आके आपको कहा था कि आप अब क्या चाहते हैं कि हम अपोजिशन को फांसी चढ़ा दें, ये लटका दें, हम सूली पे चढ़ा दें, ठीक है ना। उसके बाद खान साहब आप चुप कर गए थे। ये वही तो हैं, अब आप नहीं जानते, आप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन बात ये है अब यूथियों ने तबलीग शुरू कर दी है। हमें यकीन है वो अम्र बिल मारूफ के साथ, भाई वो पाकिस्तान के सिपह सलार हैं, वो अम्र बिल मारूफ के साथ ही हैं। उनकी जो ड्यूटी है ना सरहदों पर, वो इसी तरीके से जैसे उन्होंने LOC का दौरा किया, जैसे वो एक गन को देख रहे थे, दूसरी को देख रहे थे, जैसे इसी तरीके से वो सारी कुछ चीज़ें वो अम्र बिल मारूफ के साथ ही हैं। अम्र बिल मारूफ के साथ होने का मतलब यही है कि वो सियासत में दखल अंदाजी ना करें।
अम्र बिल मारूफ के साथ होने का मतलब यही है कि आप नाअहल होने जा रहे हैं 2-3 मुकदमात में और उन्होंने किसी किस्म की आपकी मदद नहीं करनी, उन्होंने आज़ादाना छोड़ देना है अदालतों को। अम्र बिल मारूफ यही होता है। अम्र बिल मारूफ यही होता है कि वो अपनी बैरक्स तक महदूद रहें, अपने प्रोफेशनलिज्म तक महदूद रहें, अपनी सरहदों पर महदूद रहें। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये होता है कि वो ये ना कहें कि जी फलां तारीख को इलेक्शन करा दें। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये होता है कि वो सहाफ़ियों को बुला बुला के और बाकी सियासतदान उनसे जाके मिलें, और कोई रिटायर्ड जो यूथी हैं जो वहीं उस इदारे की हैं, जो रिटायर्ड यूथी हैं, उनसे मिलें। हर दूसरे महीने प्रॉमिस कर दें कि जी बस अगले महीने खान साहब आ रहे हैं, और इसी तरीके से वो चूना लगाते रहें। वो ये नहीं है। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये है कि अपने काम से काम रखें, ये अम्र बिल मारूफ है। और दूसरा, खान साहब बार बार आजकल, क्योंकि आपको पता है ना कि वो फौज के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, वो क्योंकि उनको पता है कि जूते पड़ेंगे, पूरी पार्टी को पड़ेंगे, तो सब ने बता दिया। और आर्मी चीफ के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। उनके जो हमदर्द थे या उनकी जो नैपियां बदलने वाले, वो बहुत सारे चले गए, जो बाकी हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं। इस तरीके से उनको पता है अच्छी तरह से बहुत बड़ी चेंज आ गई है, अब फर्दर चेंजेस भी आनी है बहुत सारी। तो अब मसला ये है कि खान साहब की नैपियां बदलने वाले और उंगली साथ पकड़ के चलाने वाले और कंधे पे उठाने वाले वो तो रहे नहीं। अब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी एक दफ़ा फिर मेरी नैपी बदल दें, वो नहीं होगा। अम्र बिल मारूफ का तकाजा यही है कि आपकी नैपियां ना बदली जाएं। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है जनाब, मईशत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और मैं ये हुकूमत की कमज़ोरी समझता हूँ कि भाई जूते मारो, जो कोई भी हो, अगर वो बार बार इस बात को फैला रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। भाई पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट किया तो किसी को, कोई सियासतदानों को, हुकूमत को, अपोजिशन को, ये 300 कनाल के बनीगाला का महल हो या वो ज़मान पार्क हो जहाँ पे 2-2 हज़ार की सिक्योरिटी लगी हुई है, जहाँ पर वो हमारे ही पैसों से, टैक्स के पैसों से सब कुछ बुलेट प्रूफ हो गया है, वहाँ पे शीशे लगाए गए हैं करोड़ों रुपए लगा के, उन पे असर नहीं पड़ना। मुझ पे, आप पे, एक आम पाकिस्तानी पे, दुकानदार पे, बिजनेसमैन पे, आम पर जो है ना वो फ़र्क पड़ जाएगा। आम पाकिस्तानी पर, एक मुलाजमत पेशा पर कि खुदा न खास्ता, आपको पता है इन्होंने आजकल यूथियों ने पूरी कंपेन चलाई हुई है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये लीडर है, ये इसी तरह से विजन होता है कि आप कोई किसी की मुखालफत में अगर आपकी नैपियाँ नहीं बदली, आपके सारे कार्ड फेल हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसमें आप रोना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ पहले IMF को खत लिखा। भाई ये हुकूमत का कसूर है, अब आपको कोई नहीं रोक रहा। अब मारो जूते, इनको सीधा करो, इनको जेल में डालो इस तरह के अनासर को कि जो भी कहता है कि इनको कानून और आइन के दायरे में रह के इनको कटहरे में लाओ कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हर यूथिया लिख रहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्यों? कोई कहीं पे पूरी दुनिया में ऐसा होता है कोई अपने मुल्क के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करे? ये वो एक रविश जो इंतहाई अफसोसनाक और मनफी रविश है कि अगर आप, मतलब ये कहना कि मैं कुर्सी पे हूं तो सब कुछ ठीक है और अगर मैं कुर्सी पे नहीं होऊंगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाए, अगर ये सोच है तो मैं तो इस सोच पे लानत भेजूंगा। फिर मतलब आप ये देख लें कि आपने कुर्सी पे रह के क्या किया साहब। आप तो कहते हैं ना 2-3 महीनों में, 6 महीनों में क्या कुछ कर दिया, इसको कंपेयर ना करें। अब 2013 से लेकर 2018 तक कंपेयर करें। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहां कहां तक महंगाई पहुंचाई, कहां कहां GDP ग्रोथ कर रही थी, कहां पे हमें आटा मिल रहा था, चीनी मिल रही थी, कहां पे महंगाई को रेशो थी, क्या क्या सूरत हाल थी। ठीक, फिर उसके बाद आप 2018 से लेकर आप 2022 तक, अप्रैल 2022 तक इसको कंपेयर करें, आपको लग समझ जाएगी कि मैंने कौम का सत्यानाश करके रख दिया है। हाँ, अब ये इलेक्शन हो जाते हैं, जो भी आ जाता है उसका एक नया दौर होगा। ये तो एक इस तरह का ट्रांजिशन पीरियड है। इसहाक डार साहब को आए अभी 2 महीने मुश्किल से हुए होंगे, अब आप उन पे सारी डाल दें कि जी आपने जो ऊधम मचा के गए हैं वो करेंगे, ये मुमकिन है इस तरह की बात?
टाइम देना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को बहुत सारा स्टेक पे लगाया है, और मैं भी कहता हूं कि आप फुल तवज्जो दें अपनी इकॉनमी पर, महंगाई को कम करने पर, और जो इस तरह का ऊधम मचाता है और इंतशार मचाता है उसकी नाअहली तो होगी, अदालतों से होगी या इलेक्शन कमीशन से या इस तरीके से। अब खान साहब को पता चल गया मेरी नाअहली होने वाली है, और वो फिर कल इलेक्शन कमीशन पे बोल रहे थे और ये डिफ़ाल्ट कर रहे थे। आ जाए जनाब, मैंने क्या कहा कि आज़म सवाती को इमरान खान ने गिरफ़्तार करवाया, मैंने इसलिए कहा इंसाफ आप कीजिएगा। फरवरी 2022 इसी साल, ये इनके अदम एतमाद से थोड़ा पहले, इन्होंने एक आर्डनेंस जारी करवाया। और आर्डनेंस भी किस तरह से जारी करवाया, यानी कि ये यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे महंगा आर्डनेंस। मैं महंगा इस वजह से कह रहा हूँ, एक इजलास बुलाया गया, सदर ममलिकत ने जनाब इजलास बुलाया कौमी असम्बली का कि 18 फरवरी 2022 को इजलास बुलाए। लोग आ गए यहाँ पर, MNAs आ गए। जब MNAs आते हैं तो आपको पता है उनके टिकट्स वगैरह, TA DA, बाकी खाना पीना, बाकी सब कुछ, बहुत पूरा ज़ाहिर इजलास जब बुलाया जाता है। उसके बाद इन्होंने अचानक ही जो है ना 18 फरवरी को ही प्रेसिडेंट साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ होगा। इजलास बुलाया, लोग आ गए, 18 फरवरी को ही इजलास मुलतवी कर दिया। फिर MNA साहबान वापस चले गए घर, टिल फर्दर आर्डर। वो घर चले गए, फिर वही किराया, फिर वही ख़र्चा, फिर वही कौमी ख़जाने पर। चंद रोज़ के बाद फिर बुला लिया, फिर वही ख़र्चा, फिर वही किराया, फिर वही TA DA, सब कुछ आना जाना। ये तमाशा क्यों लगाया गया? जो वो बीच वाले चंद रोज़ थे ना, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक आर्डनेंस जारी कर दिया। उस आर्डनेंस का पीका आर्डनेंस, ठीक है ना, जिस पर सहाफ़ियों ने भी बड़ा शोर मचाया, आपको याद है, जिस पे धरने भी दिए गए पार्लियामेंट के सामने, सहाफ़ियों ने भी धरने दिए, बाकी लोगों ने भी, प्रोग्राम भी किया गया, अपोजिशन ने भी बहुत शोर मचाया, सब कुछ वो किया। अब चूंकि आर्डनेंस उस वक़्त आता है कि जब सेनेट और कौमी असम्बली कोई भी सेशन में ना हो, इजलास ना चल रहा हो, क्योंकि जब इजलास चल रहा हो तो आर्डनेंस आ नहीं सकता। उस वक़्त वो आर्डनेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सेशन में पेश करना पड़ता है, और इन्होंने भगा दिया और खैर से। और इतना ज़ालिमाना आर्डनेंस जारी किया कि जो भी तनकीद करेगा फ़ौज पर, किसी पे भी जो इस तरीके से तनकीद करेगा, उस पर जनाब उसको फ़लाँ सज़ा होगी। बेलेबल भी नहीं है, उसकी बेल भी नहीं होगी। एक और जुल्म ये कि कोई, पहले तो ये ना, यानी दुनिया की क्रिमिनल तारीख़ का, क्रिमिनल लॉ का उसूल है, और जो भी, चाहे वो सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, कि जो अफेक्टेड पार्टी होती है, जो मुतसरा पार्टी है, वही, मसलन कोई भी आ जाए ना, तो अदालतें आम तौर पे जजेस उन्हें कह रहे होते हैं कि जी बात ये है कि आप क्यों आए हैं, आपने क्यों, आपको मुतसरा फरीक हैं, मुतसरा फरीक ही आ सकता है इसी वजह से। अब जब ये लॉ आया, ठीक है, ये आर्डनेंस आया, तो इसके तहत कहा गया कि चाहे कि अब किसी ने कोई तनकीद की है ना फ़ौज पर, या किसी ने कुछ किया है, तो ये नहीं है कि जिस पर तनकीद की गई है, या जिस जर्नल पर, या जिस कर्नल पर, या जिस ब्रिगेडियर पर, या जिस किसी और पर, सियासतदान पर, या किसी पर कोई तनकीद की है, ये नहीं है। ये नहीं है जिसने फ़ौज पर तनकीद की है ना, और ज़रूरी है कि जनाब वही वाला मुतासरा फरीक नहीं। कोई सिंध में उठ के वो डाल दे कि जी मेरा दिल दुख है, कोई बलूचिस्तान में उठ के FIR डाल दे, कोई खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क में चाहे 10 लाख लोग भी उठ के FIR दर्ज करवा दें, ओके जी मैंने देखा, इसने तनकीद की, मेरा दिल दुखा, लिहाजा लो जी ये FIR दर्ज करो, और उसके कहने पे FIR दर्ज होगी। ये जो चीख रहे हैं ना यूथिये, मैं उनको बता रहा हूं कि आज़म सवाती को इमरान खान ने गिरफ्तार करवाया। ये आर्डनेंस जब आया तो इस आर्डनेंस के खिलाफ बहुत सारे लॉयर्स भी जो है ना, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट कर दी,
और जब रिट कर दी उनमें एक प्रोमिनेंट नाम कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट का भी है। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं और बहुत ही प्रोफेशनल इंसान हैं। वो जब वहाँ पाक फ़ौज में भी रहे तो उसी तरह के प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर जब लॉ में भी आए, बहुत ही तगड़े और बहुत ही कानून को जानने वाले, आर्मी एक्ट पे भी उनको अबूर है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान और ज़बरदस्त किस्म के लॉयर हैं। वो भी उनमें थे। उन्होंने यहाँ पे चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से, उन्होंने उड़ा दिया उसको। ठीक, उस दौरान जितने लोग भी, अब आप अंदाज़ा कीजिए, अब ये वही मरा हुआ ऑर्डिनेंस, लेकिन उसी के तहत ही FIR'ें दर्ज होती रहीं। ठीक है ना। अब यही ऑर्डिनेंस वो मर गया लेकिन ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद जब सेशन आया फिर किसी ने पेश नहीं किया, ना कौमी असम्बली में पेश किया, ना सेनेट में पेश किया, और ये अपनी मौत आप मर गया। ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत होती है, लेकिन उससे पहले भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसको उड़ा के रख दिया। अब इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ, उनको पता ही नहीं था कि ये ख़त्म हो, उसी को बुनियाद पे गिरफ्तार हुआ। और मुझे कर्नल इनामुर रहीम साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये उन्होंने भी इसी हवाले को यूज़ किया, हमारे वाले हवाले को और इसी लॉ को, कि जी वो ख़त्म हो गया है। आज़म सवाती साहब का भी इसी लॉ को ख़त्म, अगर ये आज इमरान खान का वो ऑर्डिनेंस होता या अगर वो लॉ बन चुका होता, ठीक है ना, आज सारी जिंदगी जेल में सड़ता आज़म सवाती और सारी जिंदगी इमरान रियाज जेल में सड़ता रहता और बेल भी ना होती इनकी। और जितनी FIR'ें हैं ना, एक एक FIR को क्लियर कराने में आपको 6-6 महीने लग जाते। उस वक्त ये नहीं हो सकता था कि जाके बलोचिस्तान हाई कोर्ट कह दे कि जनाब FIR सारी की सारी क्वैश हो गई हैं, सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। ये वो साहब हैं जो इस ऑर्डिनेंस के, इमरान खान साहब के अपने, आप देख लें उनके क्लिप्स वायरल हुए हैं। ये साहब हैं कि जो इनके कसीदे पढ़ रहे थे इस ऑर्डिनेंस के, और वो कह रहे थे कि तनकीद आप करें, आपने फलां कर दी, आपने आर्मी पे तनकीद की, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप ये जो कह रहे हैं बहुत बड़े अरस्तू बन रहे हैं कि जनाब सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और फला तहफ़्फ़ुज़, तो इसका मतलब ये है कि आप तनकीद करें। हमने फिर देखा कि फिर बाकी यही आज़म सवाती साहब, आप उस वक़्त भी सेनेटर थे, आपने आवाज़ उठाई थी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, लेकिन चूंकि आप समझ रहे थे कि हम हमेशा ही, हमारी फैज़ याबी इसी तरह से जारी और सारी रहेगी, तो जो भी हुकूमत में हो उसको अक्ल के नाखून लेने चाहिए, उसको अक्ल के नाखून लेने चाहिए, उसको कम अज़ कम जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए, उसको कम अज़ कम जो है ना अक्ल करनी चाहिए, उसको होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह से कि आज हम हुकूमत में हैं तो सदा बादशाही खुदावंद करीम की है, अल्लाह ताला की है। आज कल हम अपोजिशन में होंगे, वही हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, वही हमारी वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती। अगर ये ख़त्म ना होता और कर्नल इनामुर रहीम जैसे लोग इसको ख़त्म ना करवाते और इसको चैलेंज ना करवाते और सहाफ़ियों ने धरना ना दिया होता, आप यकीन करें कि इस ऑर्डिनेंस के तहत ज़रा थोड़ा सा ना, मैंने कहा कि आपके कान खुल जाने चाहिए। ये जो ड्रैकोनियन लॉ लाने की कोशिश की गई थी खान साहब ने, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की गई थी कि उन्होंने ये समझ लिया था मेरी फैज़ याबी हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है ना। आज वो कहते हैं जनाब उनको कि जी आप इलेक्शन करवाएं। भाई आपके हाथ में था, वहां से बिलावल भुट्टो जरदारी चले अपना वो लॉन्ग मार्च लेके कराची से, हर वो 10 किलोमीटर के फासले पे वो आके खिताब कर रहे थे और बार बार आपको कह रहे थे खान साहब असम्बली तोड़ दो, तो आपने तोड़ दी होती। फिर आपने तो उस वक्त असम्बली तोड़ी कि जब तहरीक अदम एतमाद आ गई और फिर गैर कानूनी तौर पे तोड़ी, तो आप असम्बली तोड़ देते, आपके हाथ में था। वक्त इंपॉर्टेंट होता है, टाइमिंग अहम होती है सियासत में, और आपने हमेशा ही गलत टाइमिंग पे गलत कार्ड खेले। आपने इस वजह से कि आपने हमेशा ही नैपियां बदलने का इंतजार किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।